हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ा था। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव है जिनका अध्ययन हम आज करते हैं। तो पहला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के मुख्य प्रभाव। पहला है मरीचिका, दूसरा है हीरे का चमकना, तीसरा है प्रकाशिक तंतु। तो फर्स्ट है मरीचिका। आपने देखा होगा कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में विचरण करने वाले लोगों को गर्मी के दिनों में कुछ दूरी पर उनको ऐसा दिखाई देता है कि वहाँ पर पानी के कोई स्रोत स्थित है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं होता है, यह एकमात्र भ्रम होता है। इस भ्रम को ही मरीचिका कहते हैं। जिसका कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, जिसे हम विस्तार से समझने के लिए इस प्रकार देख सकते हैं। मान लेते हैं ये कोई रेगिस्तान है, यहाँ रेत है। जब सूर्य की ऊष्मा पाकर रेत गर्म होने लगती है, तो रेत के आसपास जो वायु है, वायु के कण वो भी गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगते हैं, जिस कारण रेत के समीप वाली वायु विरल माध्यम की भांति व्यवहार करती है। जबकि रेगिस्तानी क्षेत्रों से बहुत दूर स्थित वायु सघन माध्यम की भांति व्यवहार करती है। जिस कारण दो माध्यम, विरल माध्यम और सघन माध्यम होने के कारण वहाँ पर प्रकाश इस प्रकार से आपतित होता है कि प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, जिसके कारण हमें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना दिखाई देती है। वह घटना हमें एक स्पेशल यानी एक विशेष आपतन कोण पर ही दिखाई देती है। यह जो कोण बनता है वह कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है। क्रांतिक कोण से अधिक होने पर ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में हमें दूर स्थित जगहों पर पानी के जलाशय दिखाई देते हैं। पानी के जलाशय दिखाई देने का भ्रम ही मरीचिका कहलाता है, जबकि वास्तव में वहाँ पे पानी का कोई स्रोत नहीं होता है। यही घटना मरीचिका कहलाती है। राइट। दूसरा है हीरे का चमकना। हीरा कांच से बना होता है। इसकी फलकों को इस प्रकार से घिसा जाता है ताकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो सके। जब प्रकाश इसमें एक बार प्रवेश कर जाता है तो
प्रकाश का बार बार इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है, जिस कारण लाइट अर्थात प्रकाश इसमें से बाहर नहीं निकल पाता है और वह हीरा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसका मुख्य कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। थर्ड है प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु का उपयोग श्रव्य व दृश्य संकेतों को कम ऊर्जा हानि से, यानी ना के बराबर ऊर्जा हानि होने पर लंबी दूरी तक इन संकेतों को भेजने में किया जाता है। प्रकाशिक तंतु में मुख्य रूप से अधिपटन व कोर से बना होता है। प्रकाशिक तंतु का जो कोर वो उच्च क्वालिटी का क्वार्ट्ज या कांच के लंबे तंतुओं से मिलकर बना होता है। ये कांच का भारी भाग है, ये प्रकाशिक तंतु का भारी भाग है भारी भाग है। ये प्रकाशिक तंतु का क्रोड है, सेंट्रल भाग कोर, जिसका अपवर्तनांक N1 है क्रोड। और ये आपका अधिपटन है N2, जिसका अपवर्तनांक N2 है, अधिपटन। क्रोड का अपवर्तनांक अधिपटन के अपवर्तनांक से अधिक होता है, अर्थात N1 ग्रेटर N2। क्रोड का अपवर्तनांक अधिपटन के अपवर्तनांक से अधिक होता है। जब प्रकाश किरण इसमें किसी एक विशेष आपतन कोण पर आपतित होती है तो वह प्रकाश किरण इस क्रोड के अंदर बार बार परावर्तित होती रहती है। इस प्रकार प्रकाश का ही बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। प्रकाशिक तंतु का मुख्य उपयोग श्रव्य व दृश्य तरंगों को लंबी दूरी तक भेजने में किया जाता है, ताकि ऊर्जा हानि कम से कम हो। नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। सर्वप्रथम एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये गोलीय पृष्ठ है, ये इसके मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष ये गोलीय पृष्ठ का बिंदु P ध्रुव कहलाता है। इस गोलीय पृष्ठ का अभिलंब इस प्रकार से है, जो कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है, वक्रता केंद्र C से। ये परस्पर 90 डिग्री पर होते हैं, क्योंकि गोलीय पृष्ठ का अभिलंब वक्रता पृष्ठ से 90 डिग्री कोण बनाता है, राइट। माना सर्वप्रथम कोई वस्तु रखी हुई है, कोई वस्तु बिंदु O पर रखी हुई है। जब इस बिंब से या वस्तु से प्रकाश किरणें गोलीय पृष्ठ के पर आपतित होती है तो वह अभिलंब से कोण I बनाती है। गोलीय पृष्ठ कांच का बना होता है। गोलीय पृष्ठ
के कांच का अपवर्तनांक N2 है, जो कि सघन माध्यम की भांति व्यवहार करता है। सघन माध्यम और ये विरल माध्यम की भांति व्यवहार करता है। बाहर वायु है, विरल माध्यम हवा है, जिसका अपवर्तनांक N1 है। चूँकि हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाने पर प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर झुकने, ये आपका अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर झुकने के कारण ये कोण आपका बनेगा अपवर्तित कोण। अपवर्तित कोण क्या बनेगा? R बनेगा, राइट। तो वस्तु का कोण, यहाँ पे कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है, ये कोण आपका गामा है। अर्थात वस्तु से बनने वाला कोण अल्फा, वक्रता केंद्र से बनने वाला कोण बीटा, और जो अंतिम प्रतिबिंब I फॉर इमेज, O फॉर ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु है, और इमेज का मतलब प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब पे बनने वाला कोण गामा है। ये ले लेते हैं बिंदु D। ये बिंदु क्या है आपका? D है। और ये पृष्ठ है आपका गोलीय पृष्ठ है AB गोलीय पृष्ठ है AB गोलीय पृष्ठ है, राइट। अब गोलीय पृष्ठ के लिए समीकरण ज्ञात करते हैं। तो सर्वप्रथम मान लेते हैं कि AB गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत अल्प है, बहुत छोटा है। सर्वप्रथम माना गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है, जिसके कारण इस पर बनने वाले कोण अल्फा, बीटा व गामा का मान भी अल्प कोण वाले ही होंगे। अल्प कोण होने के कारण DP रेखा को एक सरल रेखा मान सकते हैं। यानी द्वारक छोटा होने के कारण DP एक सरल रेखा की भांति व्यवहार करती है। अब इसमें हम त्रिभुज में tan अल्फा लगाएंगे, फिर tan बीटा लगाएंगे, फिर tan गामा लगाएंगे। तो tan अल्फा के लिए त्रिभुज लेते हैं हम DOP। सर्वप्रथम लेते हैं त्रिभुज DOP से। तो DOP से लेंगे तो tan एंगल DOP बराबर आएगा tan अल्फा। तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। तो यानी ये क्या होगा आपका? लंब DP, लंब बटा आधार OP। तो tan DP अपॉन OP। इसी प्रकार त्रिभुज लेंगे DCP, त्रिभुज DCP से। तो tan एंगल DCP, यहाँ पर CA पर जो एंगल बन रहा है वो आपका एंगल क्या बन रहा है? बीटा। तो tan बीटा इक्वल टू आएगा लंब बटा आधार DP बटा PC।
बटा पी सी, तो डी पी अपॉन पी सी। इसी प्रकार डी आई पी, लास्ट त्रिभुज लेंगे डी आई पी, यानी अपना जो एंगल रहेंगे गामा लेंगे, तो डी आई पी, त्रिभुज डी आई पी से, डी आई पी से तो कितना आएगा अपने पास एंगल डी आई पी इक्वल टू टेन गामा, तो टेन गामा आएगा अपने पास डी पी अपॉन पी आई। चूँकि गोले पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है, अर्थात इस पर बनने वाले कोण भी क्या होंगे, अल्प होंगे। इस प्रकार टेन थीटा लगभग कितना होता है थीटा, तो ये वैल्यू सारे आप वैल्यू रखने पर, सभी वैल्यू रखने पर, तो टेन अल्फ़ा हो जाएगा, टेन अल्फ़ा लगभग अल्फ़ा, टेन बीटा लगभग बीटा, और टेन गामा लगभग गामा। इस प्रकार अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास डी पी अपॉन ओ पी, बीटा इक्वल टू डी पी अपॉन पी सी, लास्ट है गामा इक्वल टू डी पी अपॉन पी आई, राइट। अब इस त्रिभुज में डी ओ सी में बहिष्कोण लगाने पर, तो इस त्रिभुज में हम डी ओ सी में बहिष्कोण क्या होगा, एंगल आई होगा, तो एंगल आई का जो सम होगा वो आपका एंगल अल्फ़ा व बीटा के सम के योग के बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई त्रिभुज है, उसमें ये बहिष्कोण एंगल सी है, वो एंगल ए और एंगल बी के सम के योग के इक्वल होता है, यानी एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी।